ओके, तो आज आपकी चैप्टर का नेम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कैसे ये रिप्रोडक्शन होती है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, कैसे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ह्यूमन में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, और सॉरी कौन कौन से टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। तो जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट की फॉर्मेशन कैसी होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, इम्प्लांटेशन क्या है, प्रेगनेंसी कैसे होती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है, फिर बेबी कैसे रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं पार्चुरेशन, और एट द एंड है लैक्टेशन। तो ये सारे के सारे टॉपिक हैं जो आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, सॉरी आज तो नहीं करेंगे लेकिन इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ द यंग वंस बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक जो कोई भी हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है उसकी कैपेबिलिटी होती है यंग वंस को किसी को बर्थ देने की, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब ह्यूमन क्या होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड होते हैं विविपेरस। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि ओविपेरस और विविपेरस क्या होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग को ले करते हैं, एग को ले करने के बाद बेबी एग से निकलता है। देखो ये हमारे पास एक मदर है, इस मदर की बॉडी से नहीं निकल रहा है बेबी, कहाँ से निकल रहा है, उसने एग दिए एंड एग जब हमारा फर्टिलाइज हो जाता है उसके बाद एग यहाँ से रिलीज होते हैं, तो उसे हम कहते हैं ओविपेरस ऑर्गेनिज्म। लेकिन विविपेरस क्या होते हैं, जो बर्थ देते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया। आपने देखा होगा क्या होता है, सबसे पहले जो बेबी होता है वो कहाँ पे रहता है, मदर के वूम में रहता है, बाद में वो बर्थ देते हैं। जितनी भी डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की वो कहाँ पे हो रही है, मदर के वूम में होती है, उसे हम कहते हैं विविपेरस। तो देखो यहाँ पे वही चीजें हैं, आपने काऊ को देखा होगा, कैट को देखा होगा, डोंकी हो गया, डॉग हो गया, मंकी, जिराफ, सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है क्या करते हैं, बर्थ देते हैं। लेकिन जो हैन है वो कभी बर्थ नहीं देती है, वो जस्ट ओनली एग को ले करती है, एग से बाद में बेबी रिलीज होता है। तो विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, बोर्न होते हैं, कहाँ से होते हैं, मदर के वूम से। लेकिन ओविपेरस क्या होते हैं, ओविपेरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कहाँ से बोर्न होते हैं, एग से। एग को जो एक जो मदर होती है वो क्या करती है, एग को ले करती है, बाद में एग फर्टिलाइज होता है, वहां से बेबी रिलीज होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग क्या है, विविपेरस है। तो यहाँ पे ये सबसे पहले देखो आपकी जो सबसे जो फर्स्ट स्लाइड है, इसमें पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है कि एक्चुअल में इस चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं। अब रिप्रोडक्शन होती कैसे, तो हमने पहले बात तो ये की, ये क्या होते हैं, विविपेरस है। अब कौन कौन से इवेंट होते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम पे ह्यूमन बॉडी में। सबसे पहला क्या होता है, गैमेट की फॉर्मेशन होती है जिसे हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। फिर इंसेमिनेशन होती है, देन फर्टिलाइजेशन होती है, फिर डेवलपमेंट होती है, ब्लास्टोसिस्टी, देन इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्चुरेशन। ये सारी चीजें क्या है, एक बार इसको देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो वर्ड आया है गैमेट से, एंड जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसाइज करना। तो यहाँ पे किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है, गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है। अब कौन कौन से गैमेट फॉर्म हो रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, मेल गैमेट जो एग होता है जिसे हम ओवम कहते हैं, एंड मेल सॉरी हाँ फीमेल गैमेट, और एक होता है मेल गैमेट जिसे हम कहते हैं स्पर्म। तो स्पर्म की फॉर्मेशन को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड एग की फॉर्मेशन को या ओवम की फॉर्मेशन को कहते हैं oogenesis, एंड इन दोनों प्रोसेस को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहला इवेंट क्या है, गैमेटोजेनेसिस, कि हमारे पास गैमेट होने चाहिए। मेल गैमेट भी होना चाहिए दैट इज स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट भी होना चाहिए जो हमारे पास क्या होता है, एग होता है। अब मान के चलो गैमेट बन चुके हैं, अब गैमेट बनने के बाद क्या होगा, गैमेट बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है कि जो ये स्पर्म है ये फीमेल की बॉडी में जाने चाहिए, कहाँ पे जाने चाहिए, विजाइना के अंदर। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको पता है ये यूट्रस है और ये होता है विजाइना। तो देखो यहाँ पे पीनस है जो किसका पार्ट होता है, मेल का पार्ट होता है। तो मेल का जो पीनस होता है वो कहाँ पे इंजेक्ट होता है, फीमेल के विजाइना में, एंड वहां पे क्या रिलीज कर रहा है, स्पर्म रिलीज कर रहा है। अब स्पर्म ये यहाँ पे रिलीज कर रहा है, और यहाँ से जो फीमेल है वो यहाँ से क्या रिलीज करेगी, एग रिलीज करेगी। तो यहाँ पे जस्ट इंसेमिनेशन क्या होता है कि हमारा स्पर्म का रिलीज हो जाना फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में, उससे कहते हैं इंसेमिनेशन। अब सेकंड स्टेप आता है कि चलो ठीक है इंसेमिनेशन होगी, स्पर्म यहाँ पे रिलीज हो गए, उसके बाद
नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे देखो हमारे पास ये एग रिलीज हुआ और ये आपको ये ब्लू ब्लू कलर नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये है स्पर्म। स्पर्म आ गए एंड स्पर्म एंड एग का फ्यूजन हो गया, तो उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट जो कौन है स्पर्म एंड फीमेल गैमेट जो हमारे पास है एग। जब एग हमारा फर्टिलाइज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं फर्टिलाइज एग, और वो क्या बनाता है, जायगोट बनाता है ना। आपको पता है जायगोट का नेचर क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। अब चलो ठीक है, जायगोट भी बन गया। अब जायगोट बनने के बाद क्या होता है, जायगोट बनने के बाद इसमें दोबारा डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले यहाँ पे ना क्लीवेज होती है। जब क्लीवेज होती है ना तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स बनते हैं एंड उसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। जो आप ये नजर आ रहा है, देखो फैलोपियन ट्यूब में बन रहा है हमारे पास जायगोट, लेकिन सोचो वो आपका मूव करते 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 कहाँ चला गया, आपका यूट्रस में चला गया। तो यहाँ पे ये यूट्रस जब पहुंचा तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इसको प्लीज हम डिटेल में करेंगे, तो आप ये मत सोचना कि यहाँ पे इसकी एंडिंग हो चुकी है। जस्ट हम यहाँ पे ये डिस्कस करें कि हम चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होगी आपके बाद। अब चलो ठीक है, बन चुका है, अब इसी से ही बाद में बेबी ने बनना है। तो आपको पता है जो यूट्रस होता है, यहाँ पे क्या होता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग्स होती है ना, आपने 10th क्लास में किया होगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग्स होती है यूट्रस के अंदर। अब जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है, ये ब्लास्टोसिस्ट उसके साथ अटैच हो जाता है एंड अटैचमेंट को ही हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट की अटैचमेंट होना किसके साथ, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के साथ, या हम सिंपल कह सकते हैं यूट्रस की वॉल के साथ, क्योंकि यूट्रस की वॉल ही होती है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग। अब इम्प्लांटेशन होगी, चलो ठीक है, अब ये यहाँ पे अटैच भी हो चुका है। अब अटैच होने के बाद क्या है, जो हमारे पास ये ब्लास्टोसिस्ट है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, अब इसकी डेवलपमेंट भी तो होनी है, बेबी ने भी तो बनना है अंदर। तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है उसे हम कहते हैं गेस्टेशन। गेस्टेशन क्या है, जो वहां पे इम्प्लांटेशन हुई ब्लास्टोसिस्ट की, बाद में वहां पे दोबारा डेवलपमेंट होती है, तो उसे हम कहते हैं गेस्टेशन। गेस्टेशन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। चलो ठीक है, अब हमारा डेवलप भी होगा, पूरे 9 मंथ हो चुके हैं। अब बेबी ने बाहर निकलना है। जो बाहर निकलता है, जो डिलीवरी होती है चाइल्ड बर्थ की, उसे हम कहते हैं पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन क्या है, कहते प्रेगनेंसी, सॉरी डिलीवरी होना। तो नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी होना से कहते हैं पार्चुरेशन, मतलब बेबी का बाहर निकलना। तो ये हमें अभी पूरा का पूरा ये सारा इवेंट हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, हम ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं। विविपेरस का मतलब क्या है कि हम बच्चे को जन्म देते हैं, बर्थ देते हैं। हम ऐसे नहीं होता कि हमने बाहर अपना एग छोड़ा और एग में से बाद में बेबी निकल जाता है। पूरा 9 मंथ क्या होता है, बेबी वूम के अंदर रहता है और बाद में हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब उसके बाद एक्चुअली क्या क्या इवेंट होते हैं, तो सबसे पहला इवेंट है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेट की फॉर्मेशन। कौन कौन से गैमेट की फॉर्मेशन, मेल गैमेट की एंड फीमेल गैमेट की। जो मेल गैमेट होता है उसे हम कहते हैं स्पर्म, और उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड जो फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट कौन होता है, ओवम या उसे एग कहते हैं, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं oogenesis। ठीक है, और दोनों को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। चलो ठीक है, हमारे पास मेल गैमेट भी बन गया, फीमेल गैमेट भी बन गया। अब ये जो मेल गैमेट है, ये फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ दी स्पर्म कहाँ पे, इनटू द विजाइना या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वो हो गया, यहाँ पे रिलीज हो गए हमारे पास स्पर्म। अब जब स्पर्म रिलीज हो चुके हैं तो इस स्पर्म का एग के साथ क्या है, फ्यूजन होना इंपॉर्टेंट है, एंड उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो हमें क्या मिलता है, जायगोट बनता है। जायगोट में फर्दर आपकी क्लीवेज होती है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं, हम जो यहाँ पे जो बनता है, यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेज आती है, मोरुला आती है, ब्लास्टुला आती है, वो हम बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो स्टेज, एक जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। जो ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के साथ अटैच हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन हो चुकी है, अब इसको बढ़ना है, इसको डेवलपमेंट करनी है। तो जो एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है उसे कहते हैं गेस्टेशन। अब ये भी कंप्लीट हो गया, बेबी एकदम कंप्लीटली बन चुका है। उसके बाद जब यहाँ पे डिलीवरी होनी है, बेबी को बाहर निकलना है, उसे हम कहते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे इवेंट थे। तो एक बार इसकी चलो थ्योरी भी देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले क्या होता है रिप्रोडक्टिव इवेंट, क्या क्या चीजें होती है ह्यूमन के अंदर। तो सबसे पहला क्या, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, दैट इज गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। सेकंड स्टेप क्या है,
द ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जिसे कहते हैं इंसेमिनेशन। फिर थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आता है, फ्यूजन होना मेल एंड फीमेल गैमेट का, जिसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो हमें क्या मिलता है, जायगोट। एंड जायगोट का नेचर क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, क्योंकि आपको पता है स्पर्म और जो एग होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं नेचर में। अब उसके बाद क्या हुआ, जायगोट बन गया, फिर किस इसकी फॉर्मेशन होती है, और साथ में डेवलपमेंट होती है ब्लास्टोसिस्ट की। फिर हमारा ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, यूट्रिन वॉल कौन सी, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, उसके साथ अटैच हो जाता है, उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन भी हो गई, फिर हमारे पास एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, जिसे कहते हैं गेस्टेशन, और एट द एंड क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसे कहते हैं पार्चुरेशन। अब यहाँ पे क्या चीज है, जो सारे के सारे इवेंट हो रहे हैं कब होते हैं, आपकी आफ्टर द प्यूबर्टी। ऐसे नहीं होगा कि एक मेल और फीमेल पैदा हुए और उसके और साथ ही साथ में वो एकदम आपके रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो गए, नो। आफ्टर प्यूबर्टी के बाद ही क्या होते हैं, एक मेल है और जो फीमेल है वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं। लेकिन एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है मेल के अंदर, वो आपकी उसके ओल्ड एज तक भी रहती है, जितना मर्जी वो ओल्ड हो जाए, 70-80 ईयर्स। तो स्पर्म की फॉर्मेशन क्या होती है, कंटिन्यू रहती है इवन इन द ओल्ड मैन। लेकिन जो फीमेल के अंदर जो ओवम रिलीज होता है वो आपका कब सीज हो जाता है, कब स्टॉप हो जाता है, अराउंड द एज ऑफ द 50। आपको पता है, जिसको हम कहते हैं मेनोपॉज। आपको पता है क्या होता है, जो फीमेल है उनमें एवरी मंथ क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल अक्कर होता है। लेकिन 45 या 50 ईयर के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, सीज हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अब वहां से एग रिलीज नहीं हो रहा है। अगर एग रिलीज नहीं हो रहा है, इट मींस वो फीमेल अब कैपेबल नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन मेल के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म क्या होते हैं, आपकी पूरी लाइफ टाइम में बनते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में जो रिप्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी होती है, क्या वो मेल एंड फीमेल में पूरी लाइफ टाइम के लिए होती है। तो फीमेल के अंदर पूरी लाइफ टाइम के लिए नहीं होती। कब तक वो कैपेबल है, जब तक उसका मेनोपॉज स्टार्ट नहीं हो जाता है। लेकिन मेल क्या है, हमेशा पूरी एज में ही आपके पास कैपेबल है। ये जरूर हो जाता है कि स्पर्म की मतलब नंबर थोड़ा कम हो जाता है एज के साथ लेकिन क्या है, लेकिन वो अभी भी कैपेबल है। तो सबसे पहले यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले इसकी लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये होता है पेल्विस रीजन में। अब आपको पता होगा पेल्विस रीजन क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडी होती है वो आपकी कितने पार्ट में डिवाइड होती है, ये होता है हेड पोर्शन होता है, फिर ये थोरैक्स आता है, फिर एब्डोमेन पोर्शन आता है, और जो हमारा ये हिप वाला पोर्शन आता है उसे हम कहते हैं पेल्विस पोर्शन। तो जो ये मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये भी कौन से वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है। क्या क्या चीजें होती हैं, पेयर टेस्टिस होते हैं, डक्ट होते हैं, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, एंड एट द एंड है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखो हमने यहाँ पे क्या कहा, सबसे पहले मेल के पास क्या होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस है। उसके बाद पेयर ऑफ क्या होते हैं, एसेसरी डक्ट होते हैं। और डक्ट अभी एक्चुअली आपको यहाँ पे शायद एक मिनट, एपिडाइडमस यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा नजर नहीं, हाँ ये है एक्चुअली, ये आपका है, इसको हम बोलते हैं एपिडाइडमस। एपिडाइडमस के बाद यहाँ पे हमारे पास आता है वैसा इफ्रेंसिया, फिर आता है वैसा डिफरेंस। जो मतलब ये जो पाइप वाला काम करते हैं ना, कैसे कि हमारा स्पर्म ट्रांसफर हो रहा है, इससे कहते हैं डक्ट। फिर हमारे पास आते हैं ग्लैंड्स के अंदर आते हैं सेमिनल वेसिकल्स आते हैं, हमारे पास आते हैं फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आते हैं। ये इसको नेक्स्ट डायग्राम में दिखाते हूँ, इस डायग्राम में ज्यादा क्लियर है। देखो हमने क्या कहा, मेल के अंदर सबसे पहले कौन है, पेयर ऑफ टेस्टिस। तो आप देख सकते हो ये टेस्टिस है, कितने हैं, 2 टेस्टिस होते हैं। अब जो ये टेस्टिस है, आपको ये यहाँ पे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसे कहते हैं एपिडाइडमस। तो ये भी क्या होता है, पेयर्ड में होते हैं, एक इधर और एक इधर, राइट एंड लेफ्ट। तो ये हमारा जो एपिडाइडमस पोर्शन आता है, ये आता है हमारा एक्सेसरी डक्ट के अंदर आता है, डक्ट के अंदर। उसके बाद एपिडाइडमस के बाद ये आपको ये नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं सॉरी एक्चुअली सबसे पहले जो टेस्टिस है ना, इसके बाद हमारा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आता है, इसे हम कहते हैं रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस पहले आता है, उसके बाद आता है एपिडाइडमस। तो सबसे पहले आता है रेटेड टेस्टिस, फिर आता है एपिडाइडमस, फिर आता है हमारे पास वैसा इफ्रेंसिया, और एट द एंड आता है वैसा डिफरेंस। तो जो हमारा ये रेटेड टेस्टिस से लेके वैसा डिफरेंस तक वाला पार्ट है, ये आता है हमारा एक्सेसरी डक्ट के अंदर। डक्ट क्या होती है, कोई ना कोई पाइप, और इस पाइप के अंदर, इस डक्ट के अंदर कौन ट्रेवल कर रहा है, स्पर्म यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है। तो सबसे पहला पोर्शन, एक्चुअली ये डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट आगे जो डायग्राम है वो काफी ज्यादा क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास होते हैं रेटेड टेस्टिस, फिर ये वाला स्ट्रक्चर एपिडाइडमस है। एपिडाइडमस के बाद हमारे पास आता है वैसा इफ्रेंसिया।
वैसे डिफरेंस के बाद आता है वैसा डिफरेंस। तो ये हमारे पास है एसेसरी डक्ट। अब हम बात करें ग्लैंड्स की, तो क्या होते हैं, 3 पेयर ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन मेल के अंदर। सबसे पहला ग्लैंड कौन सा आता है, सेमिनल वेसिकल। तो आपको ये नजर आ रहे हैं, ये भी पेयर में ही प्रेजेंट है, सेमिनल वेसिकल। उसके बाद जो दूसरे पेयर होते हैं वो होते हैं हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड, नजर आ रहे हैं, देखो ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड एट द एंड होते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो 3 ग्लैंड होते हैं, कौन कौन से, सेमिनल वेसिकल, ये भी पेयर में है, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड लास्ट है आपके हमारे पास बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम काउपर ग्लैंड भी कहते हैं। उसके बाद जो ये पीनस वाला पोर्शन है, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्यों, क्योंकि देखो अगर आप एक मेल को देखते हो तो ओनली हमें ये पीनस वाला पोर्शन ही नजर आता है, ये तो सारा का सारा इंटरनल होता है, इसको तो हम बाहर से देख ही नहीं पाते हैं। टेस्टिस को भी ओनली हम यहाँ पे स्क्रोटम देख पाते हैं, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर हमें विजिबल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक दोबारा आगे डायग्राम आएगा शायद, तो देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। सबसे पहले हमारे पास क्या है, टेस्टिकल है, टेस्टिकल के आगे एपिडाइडमस है, फिर वैसा डिफरेंस है। उसके बाद ग्लैंड्स आते हैं, कौन कौन से, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और यहाँ पे आता है हमारे पास बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम काउपर ग्लैंड भी कहते हैं। और उसके बाद पीनस पोर्शन आता है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टेस्टिस के बारे में। हमने ये कहा सबसे पहला पार्ट कौन सा है, टेस्टिस का है। अब टेस्टिस देखते हैं कि एक्चुअली में टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक्चुअली में जो टेस्टिस कहाँ पे होते हैं, मेल के अंदर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें प्रेजेंट होते हैं और बॉडी से हैंग कर रहे होते हैं बाहर की तरफ, तो उसे हम कहते हैं स्क्रोटम। तो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं कौन, टेस्टिस। अब सेकंड चीज यहाँ पे क्या है कि एक्चुअल में ये बॉडी के बाहर होते क्यों है, क्या रीजन है। तो इसका रीजन ये है क्योंकि एक्चुअल में जो स्पर्म होते हैं उनको टेम्परेचर कम चाहिए होता है, एंड ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 37 डिग्री सेल्सियस में अगर हम स्पर्म को रखेंगे तो वो वहां पे क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। तो नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से उनको कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसीलिए वो बॉडी के क्या होते हैं, बाहर होते हैं। एंड वहां का टेम्परेचर होता है आपका 2.5 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम। अगर हम वो टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वहां पे स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्टिस कहाँ पे लोकेट होते हैं, हमारे एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसके आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं, और एक पाउच होता है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। अब स्क्रोटम क्या काम करता है, मेंटेन करता है लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। कितना लो टेम्परेचर, आप देख सकते हो कितना कम टेम्परेचर है। सोचो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और उसके कितना ज्यादा कम है, आपका 2 डिग्री सेल्सियस, इतना कम होना चाहिए। अगर इतना कम नहीं होगा तो वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या होता है, जो टेस्टिस है वहां पे बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं। मैं मतलब आपके यहाँ पे क्या है, एक अप्रोक्सीमेट लिया है कि अबाउट 250 होते हैं। अब जरूरी 250 से थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम भी हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। लोब्यूल के अंदर हाईली कोल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, और वहीं पे ही स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। इसको देखते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक टेस्टिस का ही इसको मैग्नीफाई कर दिया, आप देख सकते हो वाला स्ट्रक्चर, ये हमारे पास एक सिंगल टेस्टिस है। अब हर एक टेस्टिस में क्या है, बहुत सारे कंपार्टमेंट है, ये आपको नजर आ रहे हैं, कितने कंपार्टमेंट है, अबाउट 250। और इन कंपार्टमेंट को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, इसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नहीं कहते, इसको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक टेस्टिस के अंदर क्या है, बहुत सारे लोब्यूल है, कंपार्टमेंट है, जिसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या है, ये आपको कोल्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो टेस्टिस के अंदर हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है एक्चुअल में इसके अंदर ही स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे क्या है, हमने क्या कहा, सबसे पहले क्या है, जो टेस्टिस है उसके अंदर कुछ कंपार्टमेंट होते हैं जिसे कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कितने होते हैं यहाँ पे, तो देखो आप बहुत कम देख पा रहे हो, लेकिन कितने होते हैं, अबाउट 250। 250 से थोड़े ज्यादा ये कम भी हो सकते हैं। उसके बाद लोब्यूल के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, एंड इन्हीं के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, यहीं पे ही स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। अब यहाँ पे क्या है, देखो इतना पोर्शन ये टेस्टिस का है हमारे पास। अब यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर से ये नजर आ रहे हैं, ये हमारा डक्ट वाला पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है।
इसे हम कहते हैं रेटे टेस्टिस। तो रेटे टेस्टिस में यहाँ पे क्या हुआ सोचो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म की प्रोडक्शन हुई और बाद में वो कहाँ रिलीज हो गए, हमारे रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस से यहाँ पे बहुत सारी यहाँ से डक्ट अराइज हो रही है, बहुत सारी पाइप अराइज हो रही है, और इन पाइप्स को हम कहते हैं वैसा इफ्रेंशिया। इसे हम इफ्रेंट डक्ट भी कहते हैं। तो वैसा इफ्रेंस में स्पर्म आए, उसके बाद जो यहाँ पे जो हाईली कोल्ड पोर्शन है, ये वाला कितना जिगजैग वाला है, इसे हम कहते हैं एपिडिडाइमस। और यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म यहाँ पे टेम्परली स्टोर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या, वहां पे स्पर्म की फॉर्मेशन हो गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, उसके बाद वो रेटे टेस्टिस में आए, फिर वैसा इफ्रेंसिया में आए, और यहाँ पे क्या हो गए, स्टोर हो गए। अब कब तक स्टोर होते हैं, जब तक इजैकुलेशन नहीं होता। इजैकुलेशन होता है कि स्पर्म का बाहर निकलना, उसका डिस्चार्ज हो जाना। तो हमेशा ध्यान रखना, जब कोई भी पर्सन क्या करता है, इंटीमेट होता है, रिप्रोडक्शन करता है, उस टाइम पे स्पर्म हमारे यहाँ से रिलीज नहीं होते हैं। कहाँ से रिलीज होते हैं, एपिडाइडमस से। बनते जरूर यहाँ पे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, एपिडाइडमस के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया नहीं है उसका, ये इसकी ओपनिंग होती है वैसा इफ्रेंसिया में, और बाद में किसके अंदर होती है, आपके पेनिस के अंदर होती है। अब यहाँ पे आप देखो, ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा क्लियर है, आप देख सकते हो इसको। यहाँ पे क्या है, देखो टेस्टिस के अंदर बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, एंड लोब्यूल्स के अंदर कौन प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होती है, स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, उसके बाद रेटे टेस्टिस है, देन हमारे पास वैसा इफ्रेंसिया, वैसा इफ्रेंसिया के बाद हमारे पास आता है एपिडिडाइमस, और फिर आता है वैसा डिफरेंस। और ये पूरा का पूरा पार्ट, इसे हम कहते हैं एसेसरी डक्ट। अब यहाँ पे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में एक्चुअल में कैसे स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है, एंड क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसको देखते हैं। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को उठाया और इसको हमने देखा, अच्छे से इसको मैग्नीफाई किया। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या है, देखो जो आप इतना स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये हमारे पास एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, या हमारे पास सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर है, कितने सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब यहाँ पे क्या चीज है, इसके अंदर ही आपको नजर आ रहा है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। यहीं पे ही क्या होती है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या है, देखो जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, वहां पे हमारे पास क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है। एक्चुअली ये आप स्पर्मेटोजेनेसिस में काफी डिटेल में करोगे, जो मैं आपको करवाऊंगी। तो स्पर्मेटोगोनिया ही बाद में स्पर्मेटोजोआ बनता है। लेकिन एक्चुअल में ये बना कैसे, इसको कोई ना कोई न्यूट्रिशन तो चाहिए थी वहां पे, स्पर्म की प्रोडक्शन कैसे हुई, न्यूट्रिशन कहाँ से मिली। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली सेल्स होते हैं, एंड सर्टोली सेल क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को, उसको बनने के लिए। एंड साथ ही साथ में यहाँ पे क्या होता है, देखो ये हमारे पास एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। यहाँ पे आपको बीच में ये स्पेस नजर आ रहा है, इस स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल, और इसी को ही कहते हैं लीडिंग सेल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडिंग सेल पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो लीडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल क्या सेम है, देखो ये वाला, इसके बीच का स्पेस, जो दो आपके पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके बीच में स्पेस है, जिसे कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल, और उसे कहते हैं लीडिंग सेल। अब इस लीडिंग सेल का और इंटरस्टिशियल सेल का काम क्या होता है, ये करते हैं एक हार्मोन प्रोड्यूस, और इस हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। एंड्रोजन, और एंड्रोजन का एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन। तो आपने ये तो 10 तक भी किया है कि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, स्पर्म की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो सोचो, स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए उसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, सर्टोली सेल, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही पड़ा है। लेकिन एक हार्मोन भी चाहिए जिसकी वजह से स्पर्म की प्रोडक्शन होगी, और उस हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, जो क्या है हमारे पास एक एंड्रोजन है। लेकिन उसको कौन बना रहा है, लीडिंग सेल बना रहे हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। तो इतना सा था हमारे पास ये, अभी जस्ट इतना सा पोर्शन टेस्टिस वाला, कि टेस्टिस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं, नहीं समझ आया तो फिर दोबारा इसको करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, क्या हमने कहा था कि हर एक टेस्टिस में क्या होते हैं, 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब हर एक लोब्यूल में क्या होते हैं, ईच लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, जहां पे स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, और स्पर्म को हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखो जो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है,
उसको वहां पे क्या होते हैं, सॉरी इस लाइन को मैं बताना भूल गई, उसके अंदर क्या होते हैं, एक्चुअली 2 टाइप के सेल्स होते हैं। एक होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जिसे कहते हैं मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, और मेल जर्म सेल से ही स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। एंड सेकंड होते हैं सर्टोली सेल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं मेल स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, और सेकंड होते हैं हमारे पास सर्टोली सेल। अब जो ये मेल जो जर्म सेल है, इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर होता है डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड होते हैं नेचर में। जब इस स्पर्मेटोगोनिया के अंदर मियोसिस होती है, उसके बाद ही क्या करते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं। अब लेकिन मियोसिस तो वो कर लेंगे, लेकिन उसके लिए इसको क्या चाहिए, उसके लिए इसको चाहिए न्यूट्रिशन, खाना चाहिए। तो खाना उसको कहां से मिलता है, सर्टोली सेल से। तो जो मेल जर्म सेल है कौन है, स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या करते हैं, मियोटिक डिवीजन करते हैं एंड बाद में किस इसकी फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं। और जो सर्टोली सेल्स है वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल को। तो प्लीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका प्लॉइडी लेवल होता है ना, कि कितना क्रोमोसोम का लेवल, कितना क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं हर एक चैप्टर से। तो प्लीज आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब ये आगे क्या बोल रहे हैं, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसके अंदर क्या होते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल, और साथ में वहां पे इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, जिसे कहते हैं लीडिंग सेल। और लीडिंग सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लीडिंग सेल क्या करते हैं, लीडिंग सेल सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसका नाम है एंड्रोजन। और एंड्रोजन का एग्जांपल है आपका टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन कहां से प्रोड्यूस होता है, लीडिंग सेल से। और साथ ही साथ में वहां पे हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जस्ट इतना सा पोर्शन था हमारे टेस्टिस के बारे में। आपको टेस्टिस वाला पार्ट क्लियर हुआ, टेस्टिस वाला पोर्शन क्लियर है सबको। प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए, अगर आपको टेस्टिस वाला पोर्शन क्लियर है, टेस्टिस में जैसे इतना ही है। दोबारा एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, अगर आपको ये क्लियर है, फिर आगे बात करते हैं एसएससी डक्ट की। अच्छा थोड़ा बहुत वंशिका, कोई बात नहीं वंशिका, मैं अभी थोड़ा सा आपको और इसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगी सारी की सारी चीजें। क्यों वंशिका, क्लास लगा के परेशान हो गए, अच्छा पता नहीं चल रहा है। कोई ना, एक्चुअली मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगी। तो देखो मैं आपको दोबारा बताती हूँ, देखो हमने क्या बात की अब तक, दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं, एक मिनट इसको इरेज करते हैं। हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने बात की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो हमने क्या कहा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद पेयर ऑफ क्या होते हैं, एसेसरी डक्ट होते हैं, डक्ट के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। डक्ट के बाद होते हैं एसेसरी ग्लैंड्स, और उसके बाद आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसे कहते हैं जो हमारे पास होता है पीनस। अब यहाँ पे सब कुछ चलो आप भूल जाओ, अगर आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सबसे पहले जैसे इसके ऊपर फोकस करो, किसके ऊपर, टेस्टिस के ऊपर, कि टेस्टिस का नेचर क्या है और कहाँ कहाँ पे, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो हमने क्या कहा कि जो हमारे टेस्टिस होते हैं, आपने मेल को देखा ही होगा, क्या होते हैं, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हैंग करता है उनकी बॉडी से, उसे कहते हैं स्क्रोटम। और स्क्रोटम के अंदर ही क्या होते हैं, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। अब उस स्क्रोटम में क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म बनते हैं, एंड स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 2 डिग्री से लेके आपका 3 डिग्री तक। लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो 37 होता है। तो अगर 37 डिग्री उसको मिलेगा तो वहां पे स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी, इसलिए क्या होते हैं, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्क्रोटम। अब यहाँ पे इसको मैग्नीफाई करते हैं, इसके अंदर देखते हैं कि एक्चुअली में टेस्टिस के अंदर क्या होता है। हमने टेस्टिस के अंदर देखा तो हमें कुछ इस तरीके का हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब 30 हम सॉरी, यहाँ पे हमें ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अब हमने इसके अंदर क्या देखा, टेस्टिस के अंदर जब हमने देखे तो हमें यहाँ पे ना कुछ ये देखो कंपार्टमेंट नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं आपको कितने सारे कंपार्टमेंट है, देखो कितने सारे कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो हर एक टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, कम से कम ऐसे 250 कंपार्टमेंट होते हैं, और इस कंपार्टमेंट को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब इस लोब्यूल के अंदर क्या होता है आपके, ये आपको ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसे कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल।
सेमिनिफरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। और ये कितने होते हैं? एक लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं। अब एक्चुअल में जो ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, यहीं पे ही स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस इसके अंदर होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। 10 तक तो हम इतना बोलते हैं कि टेस्टिस के अंदर होती है, लेकिन टेस्टिस के अंदर भी कहां हो रही है? इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। अब हमने क्या काम किया, हमने जस्ट इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को उठाया और हमने इसको भी मैग्नीफाई कर दिया। जब हमने इसको देखा तो हमें ये ना इस तरीके का नजर आ रहा है, जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो। हमने उसको भी थोड़ा और मैग्नीफाई कर दिया। जब हमने इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को देखा तो वंशिका समझना, देखो जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये रेड के अलावा ब्लैक ब्लैक, ये सारे के सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। सोचो सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। ये रेड वाला पोर्शन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल नहीं है, ये वाला सेंटर वाला। अब हमने क्या चीज देखी कि जो हमारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर 2 टाइप के सेल्स होते हैं। एक होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो हमारे पास होता है मेल जर्म सेल, एंड सेकंड हमारे पास होते हैं सर्टोली सेल। अब जो स्पर्मेटोगोनिया है, इसका नेचर होता है डिप्लॉयड, मतलब ये मेल जर्म सेल है। अभी इसने स्पर्मेटोजोआ, मतलब इसने अभी स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं की है। जो स्पर्म हमारा किससे बनता है? स्पर्मेटोगोनिया से बनता है। लेकिन कब बनता है? जब यहाँ पे मियोसिस होती है। मियोसिस होने पे ही ये क्या बनाता है? यहाँ पे स्पर्म बनाता है। लेकिन इसको स्पर्म बनाने के लिए क्या चाहिए? इसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन इसको कौन प्रोवाइड करता है? सर्टोली सेल प्रोवाइड करते हैं, जो इसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर देखें तो इसके बाहर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उन सेल को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल, और इसे ही हम कहते हैं लीडिंग सेल। अब ये क्या काम करते हैं? तो जो इंटरस्टिशियल सेल है और जो लीडिंग सेल है, ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे हार्मोन, जिसे हम कहते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन का एग्जांपल है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? इस स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो बस अभी हमने इतना सही किया है वंशिका। अब आपको समझ आया इतना? अब देखो हमारे पास यहाँ यस पे, टीचर। ठीक है, अब हमारे पास ये स्पर्म बन चुके हैं। अब ये कैसे बाहर निकलेंगे उसको हम समझेंगे। उसके लिए हमें एक पाइप चाहिए, और इस पाइप को हम कहते हैं एक्सेसरी डक्ट, और इसे कहते हैं डक्ट सिस्टम। अब एक्सेसरी डक्ट में क्या क्या चीजें हैं, देखो आगे ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है रेटे टेस्टिस आते हैं, फिर आता है वैसा इफ्रेंशिया, फिर आता है एपिडिडाइमस, और एट द एंड हमारे पास आता है वैसा डिफरेंस। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? ये है एक्सेसरी डक्ट। डक्ट होती है पाइप, कैसे कैसे वो हमारे जा रहे हैं, मतलब कैसा क्या उसका पैसेज है। तो अगर आप यहाँ पे ये वाला डायग्राम, तो इसमें लोगों इसमें सारी चीजें नहीं दी है, इसी डायग्राम को देखते हैं। अभी हमने क्या कहा? ये हमारे पास है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके अंदर स्पर्म बन चुके हैं। अब उसको बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए उसको पाइप चाहिए। तो इसके बाद जो ये वाला स्ट्रक्चर है ना आपका, ये वाला, ये सारा आपका डक्ट स्टार्ट हो चुका है यहाँ तक। तो यहाँ पे जो सबसे पहला डक्ट आता है उसे कहते हैं रेटे टेस्टिस। तो यहाँ पे रेटे टेस्टिस के अंदर क्या गए? स्पर्म चले गए, स्पर्मेटोजोआ मूव कर गया। उसके बाद यहाँ पे को आपकी बहुत सारी पाइप आ रही है, यहाँ पे बहुत सारे डक्ट आ रहे हैं। इसे कहते हैं वैसा इफ्रेंशिया। वैसा इफ्रेंशिया के अंदर स्पर्म गए। उसके बाद यहाँ पे एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर आता है, जिसे हम कहते हैं एपिडिडाइमस। और एपिडिडाइमस के अंदर क्या होता है? स्पर्म यहाँ पे टेम्परली स्टोर हो जाते हैं। टेम्परली स्टोर होने का मतलब क्या है? कि यहाँ पे बन गए, वो यहाँ से रिलीज होते हैं, यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। कब तक स्टोर होते हैं? जब तक एक पर्सन इजैक्यूलेशन नहीं करता। इजैक्यूलेशन का मतलब होता है कि उनको आपके बाहर नहीं निकल जाते हैं। और इजैक्यूलेशन कैसे होती है? 2 ही तरीके से होती है, या तो पर्सन मास्टरबेट करता है, या सेकंड क्या होता है, वो आपके इंटीमेट हो जाता है किसी के साथ। तो उस टाइम पे क्या होता है? जब इरेक्शन हो जाती है पीनस के अंदर, तो वो क्या होता है? इरेक्ट हो जाता है। एंड इरेक्ट होने के साथ क्या होता है, मतलब बहुत टाइम के बाद स्पर्म क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वो बाहर कैसे निकले हैं? कहां से निकले हैं? इस पोर्शन से, क्योंकि यहाँ पे वो स्टोर हो गए थे टेम्परली। जो आपका ये वाला पोर्शन है, क्या नाम है? एपिडिडाइमस। उसके बाद यहाँ पे वो स्टोर होने के बाद कहाँ पे जा रहे हैं? कौन से वाले पोर्शन में जा रहे हैं? वैसा डिफरेंस में। तो ये सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एसेसरी डक्ट में आपकी यही चीजें आती है। देखो आप इसको देखो, यहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे गए हमारे? स्पर्म की कैसे कैसे कंडक्शन हो रही है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ पे ओपन हो रहे हैं? आपके रेटे टेस्टिस में। और ये रेटे टेस्टिस क्या होती है? इरेगुलर कैविटीज होती है। उसके बाद वो कहाँ मूव कर रहे हैं? वैसा इफ्रेंशिया के अंदर, जिसमें क्या है? फाइन ट्यूब्यूल है, सीरीज अभी आपने देखा डायग्राम के अंदर। उसके बाद क्या है? एपिडिडाइमस। वो क्या करते हैं?
स्पर्म को स्टोर करते हैं टेम्परली, उसके बाद उसकी ओपनिंग होती है वैसा डिफरेंस में, और वैसा डिफरेंस कहाँ पे ज्वाइन करते हैं, हमारे सेमिनल वेसिकल के अंदर। ये सारे के सारे डक्ट क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, और अभी आप देखोगे। एंड बाद में क्या बनाते हैं, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, बाद में यूरिथ्रा में ओपन होते हैं, और यूरिथ्रा के बाद जाते हैं यूरेथ्रल मेटस में, एंड उसके बाद ये पीनस के थ्रू क्या होते हैं, बाहर रिलीज हो जाते हैं। अभी हम ये वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप